So hello students, in today's lecture we will study about potential difference. In yesterday's last lecture we also discussed this term. So today we will revisit it. ठीक है, मैंने पिछले टर्म पे आपको पोटेंशियल का मीनिंग बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग बताया था और पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया था। तो एक बार मैं वापस से इसको बताऊंगा क्या होता है ये, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो सपोज़ करिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी। तो ये दो पॉइंट्स है ए और बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, अब इस चार्ज को अगर हम यूनिट पॉजिटिव रखेंगे, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जितना वर्क बी से ए तक मतलब ले जाने में लगेगा उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बेसिकली अगर मैथमेटिकली हम लिखें इसको तो कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली वी ए माइनस वी बी। तो ये वी ए माइनस वी बी क्या है? वी ए और बी बी, मतलब ए और बी पॉइंट्स का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी को वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट क्यू। ठीक है, तो अगर क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, इफ़ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, तो ये वर्क डन ए बी एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? वी ए माइनस वी बी। सो दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमने पिछले टर्म पे भी पढ़ा था, तो इसलिए बस मैं इतना सा ही पढ़ा रहा हूँ इसको। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर में मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया था वो आपके सिलेबस में प्रेजेंटली नहीं है, ये पहले से आप पढ़ रखे थे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वापस से एक बार रिवाइज़ कराया था, है ना। तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली शुरू करेंगे आपका जो चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट नाम का जो चैप्टर आपकी किताब में दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन इट, देन वी विल प्रोसीड। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए, सिर्फ हमें कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सिर्फ चार्ज डिफाइन कर देते, उससे काम नहीं चलता क्या हमारा? इलेक्ट्रिक करंट एक नई टर्म को क्यों डिफाइन किया हमने? तो देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का इम्पोर्टेंस है अपने आप में। क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे आप सपोज़ करिए किसी पर्सन को आपको सलाइन चढ़ाना है, तो सपोज़ करिए उसको 2 बॉटल सलाइन चढ़ाना है और सपोज़ करिए वो 2 घंटे में हमको चढ़ाना है उसको। तो कोई बंदा उसको 2 घंटे में सलाइन चढ़ाता है 2 बॉटल्स, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन क्या करता है, वो 2 बॉटल सलाइन वो 5 मिनट में ही चढ़ा देता है। अब आप बोलेंगे दोनों को 2 बॉटल ही सलाइन चढ़ाया गया, लेकिन जिसको 5 मिनट में चढ़ा दिया गया उसको हो सकता है उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए पहले से। क्योंकि इतना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो हमने कर दिया कि उसकी बॉडी उतना इनटेक ना कर, मतलब एकोमोडेट ना कर पाए इतना सडनली। तो इस कारण से फ्लो ऑफ चार्ज की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए 1 कूलम चार्ज है, अगर आपकी बॉडी से पास करना है 1 कूलम चार्ज, तो अगर 1 घंटे में पास करेगा तो हो सकता है आपको महसूस भी ना हो कि आपकी बॉडी से 1 कूलम चार्ज पास किया। लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज में मान लीजिए 0.001 सेकेंड के लिए पास कराऊँ, तो फिर हो सकता है उसकी डेथ हो जाए उसके कारण से। इतना सीवियर हो सकता है अगर 0.001 सेकेंड में आपने 1 कूलम चार्ज पास करा दी किसी बॉडी से। तो फ्लो ऑफ चार्ज का इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने इस चीज़ को पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए एक नया टर्म डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इट इज़, और इसको डिफाइन किया गया, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू
कैसे लिखते हैं इसको, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपकी क्लास में अभी जितनी भी जगह इलेक्ट्रिक करंट शब्द आएगा तो आपको यही कंसीडर करना है कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट है वो, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल से क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर देखता हूँ। मान लीजिए आपको बोला गया कि इन अ कंडक्टर इफ़ देखिए इस पहले इसकी यूनिट बता देता हूँ मैं क्या होती है। देखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, है ना, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर। इस कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये यूनिट बताई गई है। तो अगर मान लीजिए सवाल में पूछा गया इन अ कंडक्टर इफ़ 5 एम्पियर ऑफ करंट passes through it for let's say 10 seconds, calculate charge flown through the cross section of this conductor in this time, ठीक है। मान लीजिए ये सवाल पूछा गया तो आप एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपको इस सवाल में करंट की वैल्यू दे रखी है और टाइम दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, टोटल चार्ज फ्लोन। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज फ्लोन, मान लीजिए कैपिटल Q, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो Q कितना हो जाएगा, 5 × 10 मतलब 50 कूलम्स। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा ये इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, इफ़ देयर इज़ एन इलेक्ट्रिकल वायर, मान लीजिए इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, तो अब इसमें करंट हम पास कराएं अगर, तो करंट पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है काफ़ी वायर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इस करंट को पास करने में मतलब काफ़ी ऑब्स्टेकल मिलते हैं इस वायर में, मतलब ये वायर जो है उस करंट को काफ़ी ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उस जो ऑब्स्टेकल यहाँ पर करंट को फेस करने पड़ रहे हैं, उस ऑब्स्टेकल को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, मैं इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली समझाता हूँ। अगर आप बात करें ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर काफ़ी सारे, अगर मान लीजिए कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इस तरीके से काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता होगा कि मेटल्स के अंदर मतलब एक लास्ट शेल जो होती है, लास्ट शेल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है। तो सोडियम इज़ अ मेटल, या फिर तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 281। तो ये जो है 1, ये क्या है, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किस में कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इजीली मतलब शेल से बाहर आ जाते हैं और फ्रीली मूव करने के लिए काबिल हो जाते हैं ना। तो कोई भी मेटेलिक कंडक्टर होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वो फ्री नाम से ही पता चल रहा है,
तो रैंडमली मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, है ना। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत रैंडम मोशन होता है। अगर हम इसका पाथ लोकेट करें तो इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से। और मतलब उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम अगर एवरेज निकालें उनके मोशन का, मतलब एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0। अब देखिए ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको कैसे आंसर करेंगे? देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स और कंडक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो देखिए मैं रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर रहा था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो देखिए काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 100% कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पर। तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उनके मोशन में क्या होगा, मतलब एनर्जी लॉस होगा। तो मोशन उनका बार बार रुकेगा, है ना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एनर्जी गेन किया, फिर सडनली वो किसी दूसरे से टकरा गया, तो टकराने पर उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और एनर्जी लॉस हो जाएगी तो फिर उसको रीगेन करनी पड़ेगी वो एनर्जी। तो इस कारण से जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा करंट को फ्लो होने में, ठीक है। अब सपोज करिए ये मतलब ये वायर है इस तरीके से, मान लीजिए क्लोज सर्किट है और इसमें हमने एक सेल लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल लाइक दिस, ठीक है। इसमें एक हायर पोटेंशियल, ये जो बड़ी लाइन है ये हायर पोटेंशियल वाली है, और जो छोटी लाइन है ये लोअर पोटेंशियल वाली है। समझ आई बात? तो मान लीजिए ये शेल है और सेल क्या करेगा, इस वायर में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने लगेगा। तो इस इलेक्ट्रिक करंट, जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो बेसिकली उसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम कैसे बताएंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है एक वायर में, ठीक है, ये वायर है और इलेक्ट्रॉन का मोशन ये है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट मानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम ये मानेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ना स्टडी करके हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन को हम अज्यूम करते हैं चलना, इलेक्ट्रिक करंट को भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। समझ में आया? तो देखिए आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो काफ़ी सारे कोलिजन्स होते हैं, है ना। तो एक दूसरे से टकराने के कारण जो मतलब उनको ऑब्स्टेकल मिलता है, मतलब मोशन में प्रॉब्लम होती है उनको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो भी मतलब ऑब्स्टेकल मिल रहा है इसी से हम इसी टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिवली, रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम इसको और मैथमेटिकली भी समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। अभी मैंने बस आपको क्वालिटेटिव आइडिया दिया है कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात और लिख सकते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken to be opposite to the direction of motion of electron, ठीक है।
सो दिस इज़ नोन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। चलिए अब रेजिस्टेंस के बारे में और थोड़ा मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है इस तरीके से, इसकी लेंथ मान लीजिए L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसका कैपिटल A है, ठीक है। तो जब करंट पास करता है, मान लीजिए इसको हमने इस तरीके से वायर से कनेक्ट किया हुआ है इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, दिस इज़ रेजिस्टेंस, इसको हमने वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या मिला हमको कि जब भी इसमें करंट पास कराया जाए तो जो रेजिस्टेंस मिलता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये लेंथ कौन सी है? द लेंथ along which current is flowing। मतलब करंट जिस डायमेंशन के अलोंग मूव कर रहा है उस डायमेंशन को हम लेंथ बोल रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करिए क्यूब होता अगर यहाँ पे ऐसे, तो अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो फिर हम इसकी ये वाली साइड लेते, अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो ये वाली साइड लेते, और करंट ऐसे मूव कर रहा है तो फिर हम ये वाली साइड लेते। तो जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है एल हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या मिला, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो उन्होंने देखा जितनी ज़्यादा लेंथ थी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा था, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और सेकंड बात क्या देखी उन्होंने, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है? एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो उन्होंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की, जितना ज़्यादा एरिया था उन्होंने देखा उतना कम रेजिस्टेंस है, और सेकंड बात उन्होंने क्या देखी, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा थी उतनी ज़्यादा लेंथ भी थी। तो उन्होंने ये दो प्रोपोर्शनलिटीज़ मतलब ऑब्जर्व की। तो इन दोनों को जब हम क्लब करते हैं एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, रो L/A। ये रो इसको रीड ऐसे करते हैं RHO, रो, ठीक है। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। मतलब पढ़ते रो हैं और होता क्या है ये रो, इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अभी इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो पहले मैं आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो L/A, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इस पर एक सवाल करके देख लेते हैं। सपोज करिए आपको एक यही क्यूब वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्यूब है इस तरीके से, ठीक है, और इसके डायमेंशन भी मान लीजिए गिवन है आपको इस तरीके से। ये लेट से ये वैल्यू L है, ये वैल्यू H है और ये वैल्यू B है, ठीक है। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए I, और मान लीजिए इसको मैं I1 बोल दे रहा हूँ। 1 मतलब नॉट I1 का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है। सेकंड डायरेक्शन लेट से ये है, ये I2 है, और थर्ड डायरेक्शन मान लीजिए ये है I3। अगर करंट इन तीन डायरेक्शन में फ्लो करता है तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या क्या होगी। तो देखिए, और इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी लेट से रो दे रखी है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। तो मान लीजिए R1, R2 और R3 है। R1 इज इक्वल टू वॉट, R2 इज इक्वल टू वॉट एंड R3 इज इक्वल टू वॉट।
तो देखिए जब फर्स्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो लेंथ किसके अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, एल के अलॉन्ग, तो रो टाइम्स एल लिखेंगे। और एरिया कौन सा होगा, जिसके परपेंडिकुलर, मतलब इस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है, तो परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, बी इंटू एच, तो क्या लिखेंगे, रो एल बाई बी एच, तो ये R1 हो जाएगा। अच्छा अब अगर हम R2 की बात करें तो करंट R2 जब, मतलब I2 जब फ्लो कर रहा है तो फिर किसके अलॉन्ग फ्लो करेगा, B के अलॉन्ग, ठीक है। तो लेंथ क्या लिखेंगे, रो टाइम्स B, और एरिया कौन सा लेंगे, जो इसके परपेंडिकुलर है, तो कौन सा एरिया होगा, L इंटू एच, तो ये R2 हो जाएगा। ऐसे ही R3 अगर हम लिखें तो R3 क्या लिखेंगे, जिसके अलॉन्ग फ्लो कर रहा है वो कौन सी लेंथ है, H, और एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर जो है, H से जो परपेंडिकुलर है, तो कौन सा एरिया है, L इंटू बी, ठीक है, ये एरिया है, तो ये एरिया L इंटू बी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रो इंटू एच अपॉन L इंटू बी। तो आई होप आपको ये तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैसे लिखी है समझ में आया। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एनी कंडक्टर, ठीक है। अब इस रेजिस्टिविटी के बारे में मैं बता देता हूँ, रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है। तो ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट रहता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। रेजिस्टिविटी के बारे में अगर हम लिखें तो बातें क्या क्या लिख सकते हैं, इट इज़ कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स ये नहीं कि हर मटेरियल के लिए एक ही है, हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है, मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, दूसरा मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेकिन वो दोनों रेजिस्टिविटी जो अलग अलग मेटल्स की हैं वो डिफरेंट होंगी, है ना। मतलब एक मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगी और डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट रहेगी, समझ में आया। मतलब एक मेटल के लिए रो 1 है तो उसके मेटल के लिए हमेशा रो 1 रहेगी, जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो उस मटेरियल के लिए अगर रो 1 है तो हर उस एक ही टेम्परेचर पे हमेशा रो 1 रहेगी। दूसरे मटेरियल के लिए अगर रो 2 है तो वो रो 1 और रो 2 इक्वल नहीं होंगे, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रो 1 और रो 2 उन मटेरियल्स के लिए कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सेकंड बात हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। चलिए उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through connecting wires connected to the ends of a cell or battery and various other resistances, ठीक है। तो देखिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सा टर्म है ये, एक कंप्लीट पाथ, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंप्लीट पाथ जिसमें क्या क्या लगा हो, एक सेल लगाओ और वेरियस एलिमेंट्स लगे हों जिसको हम रेजिस्टेंसेस बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट पाथ जो कि सेल और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये अपने सेल या फिर बैटरी लगाई हुई है, देखिए इतने एक पार्ट को हम बोलते हैं सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। तो मान लीजिए एक बैटरी है और इसको हमने दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, इसको रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है,
और ये एक बैटरी का सिंबल है ना। बैटरी को सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। मान लीजिए कई सारे रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर एक LED जल लगा दिया हमने, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है, इस तरीके से बल्ब बनाते हैं। और सपोज़ करिए और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे चार्जर लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो इस सर्किट को, जो कि एक क्लोज्ड पाथ है जिसने कई सारे रेजिस्टेंसेस को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, क्लोज्ड पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस जो आप घर पे यूज़ करते हैं उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर सर्टेन सिंबल्स बाई विच वी रिप्रेजेंट वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इन द सर्किट। हम थोड़े से सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का क्या होता है, ये आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो एक टेबल भी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स बता दे रहा हूँ। जैसे सेल है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा लाइन है ये हायर पोटेंशियल है और ये छोटा लाइन है वो लोअर पोटेंशियल है, और ये कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इस तरीके से, मतलब ये 3 सेल्स की बैटरी है, ठीक है। रेजिस्टेंस को ऐसे जिग-जैग लाइन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रियोस्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, मतलब रेजिस्टेंस को एक क्रॉस एरो से शो करते हैं, तो उसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी करा सकते हैं, ऐसा डिवाइस भी आता है। बल्ब होगा अगर तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ये अंदर रेजिस्टेंस दिखा के। और मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ। तो देखिए बल्ब का मैंने बता दिया। फिर अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं बस सिंबल बता रहा हूँ क्या होता है। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्रॉस वायर्स मतलब 2 वायर अगर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम सर्किट में यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज ओम्स लॉ। ये ओम एक साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पर ये लॉ है, क्योंकि उन्हीं ने स्टडी किया था। तो देखिए उन्होंने क्या किया बेसिकली, एक उन्होंने बैटरी ली जिसमें कई सारे सेल्स कनेक्टेड थे इस तरीके से, ठीक है, और एक उन्होंने रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया इससे। सर मैं एक इलेक्ट्रिक सिंबल बताना भूल गया, मतलब एक की भी होती है, की या फिर स्विच, ठीक है। तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरीके से है तो फिर ये ओपन स्विच है, मतलब ओपन की है, या फिर स्विच ऑफ आप उसको बोल सकते हैं। और इस तरीके से है तो इसको क्लोज्ड की बोलते हैं, या फिर स्विच ऑन बोल सकते हैं आप इसको। एक बीच में डॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्विच ऑन पोजीशन और स्विच ऑफ, किसी किसी किताब में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे स्विच ओपन है अभी, और अगर इसको क्लोज़ कर दिया जाए तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंबल मैं बताना भूल गया। तो
अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, मतलब ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो जो उसने जिस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट आया मैं खाली वही शो कर रहा हूँ आपको, है ना। तो उसने इस तरीके से एक वायर लिया था और ये वायर मतलब इस वायर को फ्री रखा था और इस वायर को भी फ्री रखा था, जिससे ये डिफरेंट बैटरीज़ के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर पाए। उसको बेसिकली डिफरेंट वोल्टेज चाहिए थे, मतलब वो चाहता था इस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर सके। तो अगर उसे सारी बैटरी सारे सेल्स चाहिए तो इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर देगा, फिर कम चाहिए तो फिर यहाँ कनेक्ट कर देगा। ऐसे डिफरेंट सेल्स उसने लगाए जिससे वो वेरिएबल वोल्टेज को वोल्ट को यूज़ कर सके, ठीक है। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है तो उसने डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ I डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ V, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ V या फिर वोल्टेज ही गॉट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट, ठीक है। तो जब उसने डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ V को I के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया, एक ग्राफ बनाया, मतलब V वर्सेस I का, मान लीजिए जब उसने सारे वोल्टेज लगाए, एक V1 वैल्यू ली तो करंट I1 आया, फिर V2 वैल्यू ली तो करंट I2 आया, फिर V3 तो I3, इस तरीके से उसने कई सारी वैल्यूज़ सेलेक्ट की और उन सबको प्लॉट किया। तो उसने क्या देखा, ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो उसने सोचा हो सकता है एक मटेरियल के लिए आ रहा हो, तो उसने दूसरे मटेरियल के लिए ट्राई किया तो उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन आया। तो फिर उसे पता चला कि एक्चुअली V वर्सेस I इज़ कांस्टेंट फॉर एवरी, मतलब V वर्सेस I इज स्ट्रेट लाइन फॉर एवरी मटेरियल, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल, ठीक है। तो उसने ये रिजल्ट देखा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो उसने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो उसने देखा ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन को उसने नाम दिया ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये फॉर एवरी मेटल हम इसको वैलिड मानते हैं, इस लॉ को हर मेटल के लिए वैलिड रहता है ना। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके लिए वैलिड नहीं रहता है, लेकिन जितने भी मेटल्स हैं उन सब के लिए हम ये वैलिड मानेंगे। तो दिस इज़ नोन एज ओम्स लॉ, और इसके बेसिस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।